हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइटोसिस समसूत्री विभाजन के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जानेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो एक प्रकार का ये कोशिका विभाजन है, और ये कोशिका विभाजन किस लिए होता है? या तो यूकेरियोट जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके ग्रोथ के लिए, या कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री का मतलब है जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, ये समसूत्री विभाजन कहलाता है। हिस्ट्री के बारे में हम जान लें पहले कि रुडोल्फ विर्चो ही था जिसने सर्वप्रथम 1855 में कहा था कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से ही जन्म लेती हैं। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एवरी सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए सेल। ये उन्होंने फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज ल्यूकेमिया इन मिडनाइट, बिलीव दैट डिजीज was caused by breakdown within the cell and not from an invasion of foreign organisms। उसी के द्वारा थी। इसके बाद लुईस पास्चर ने प्रूव किया कि विर्चो टू बी करेक्ट इन लेट 80s। विर्चो की बात को लुईस पास्चर ने करेक्ट किया। देन विर्चो अंडरस्टैंडिंग दैट कैंसर सेल स्टार्ट आउट नॉर्मल एंड देन बिकम एबनॉर्मल इज स्टिल यूज्ड टुडे। If cancer is the study of abnormal cell division, let's look at normal cell division। ठीक है, कैंसर में क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लग जाता है, और हमें केवल द टाइप्स ऑफ नॉर्मल सेल डिवीजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉर्मल सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। कोशिका विभाजन होती है और सेल थ्योरी हमारी कहती है कि कोई भी कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। इसका मतलब एक कोशिका डिवाइड होगी और 2 कोशिकाओं में डिवाइड होगी, 2 कोशिका का उत्पन्न करेगी, दोनों पुत्री डॉटर सेल्स कहलाती हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है और लगातार चलता रहता है यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म में। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में इस तरह से डिवाइड होना बाइनरी फिशन कहता है, ये उनका एक प्रजनन का तरीका हो सकता है। लेकिन यूकेरियोट में ये कोशिका अपने आप को ग्रो करती है, बढ़ोतरी करती है, और पुरानी कोशिका नष्ट होती है, नई कोशिका बनती है। सेल डिवीजन 2 प्रकार का है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन विच बिगिन इन द फर्टिलाइज एग स्टेज एंड कंटिन्यूज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन वन वे और अनदर। जब से जाइगोट से ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है उसके बाद से उन कोशिकाओं में लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है, और ईच डिप्लॉयड 2 एंडोटल सेल्स जो बनती है इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी डिप्लॉयड पेरेंटल सेल्स। उसके समान ही होती है, पेरेंटल सेल्स के समान ही होती है। ठीक है ना, गुणसूत्र की संख्या समान रहती है, वो कोशिका डिवाइड होती रहती है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, इसको कहते हैं समसूत्री। समान सूत्र का बनना, समान गुणसूत्र का रहना समसूत्री विभाजन। मियोसिस इज सेल डिवीजन इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल एंड टेस्टिस ऑफ मेल। ठीक है ना, दोनों गोनाड्स जो हैं उनमें ये होगा, एंड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओवरीज में जो ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है फीमेल में, उसमें मियोसिस होगा और सूत्री विभाजन, और इसी प्रकार से टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें मियोसिस होगा और वो बनाएंगे स्पर्म सेल्स। जब एग और स्पर्म्स का बनना ये हमारे मियोसिस के द्वारा होगा रेस्पेक्टिव। ईच डिप्लॉयड 2 एंड पेरेंट सेल्स प्रोड्यूस हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। ये हैप्लॉयड बनेंगे, दोनों गोनाड से जो बनने हैं तो हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे दोनों डॉटर। मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। मियोसिस विल बी डिस्कस्ड, अगले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। वाल्टर फ्लेमिंग जो है, इसका ये काल था 1905 तक, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन 1882 एंड कॉइन द वर्ड माइटोसिस। माइटोसिस जो टर्म से समसूत्री विभाजन की, ये फ्लेमिंग ने दी थी 1882 में। आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ड क्रोमोसोम्स इसने दिया था, विच इज ही फर्स्ट रेफर टू एज ए स्टेन। फ्लेमिंग को
क्रोमोसोम्स नाम, क्योंकि क्रोमो मतलब कुछ स्टेन ले लेता है, उसके आधार पर क्रोमोसोम नाम दिया था फ्लेमिंग ने, और माइटोसिस सब नाम भी इसने दिया। कोवर्कर वर्कर है एडवर्ड स्ट्रेस वर्कर, नेम दी माइटोटिक स्टेज, इसके साथ का जो स्ट्रेस वर्कर था उन्होंने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये नाम 1884 में ये इन अवस्थाओं के नाम उसने दिए थे। इस प्रकार से ये हिस्ट्री है उसकी। अब देख लें कि माइटोसिस क्या है। फ्लेमिंग ने अपनी बुक में लिखा था सेल्फ सब्सटेंस न्यूक्लियस एंड सेल डिवीजन बुक थी, इलस्ट्रेशन शोइंग क्रोमोसोम्स एंड द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ये 1882 में इनकी बुक का है कि इस प्रकार से उन्होंने इस पर ये दिखाया था क्रोमोसोम्स किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से ये बने, इसके जो डायग्राम देखने को है हो सकता है ये मेटाफेज से ये एनाफेज की और इस प्रकार से टीलोफेज की और 2 पुत्री कोशिका बनना, इस प्रकार के डायग्राम उन्होंने उस बुक में दिए। दैट इज अ माइटोसिस। रेस्टिंग फेज हो सकती है, फिर उसके बाद की आज की अवस्था है जिनको इन अवस्थाओं को बार बार उसने नाम दिया गया वर्णन करने के लिए, स्टडी करने के लिए। ये ऐसा नहीं कि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था प्रोक्स मेटाफेज रुक जाएगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी और अवस्थाओं को अपन अध्ययन की दृष्टि से ये नाम दिए गए। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होगा और सेल डिवीजन होगा। कोई भी डिप्लॉयड पेरेंट सेल है उसमें सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। डीएनए डबल संख्या में भी, क्योंकि आने वाले समय में ये संख्या समान रखने के लिए इसका आधा पार्ट जाता है, तो संख्या समान रहती है लेकिन क्रोमोसोम्स आधा जाता है, ठीक है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ये आधा होने के कारण यहाँ डबल हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए डबल हो गया। अब ये गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगी, ये 4 क्रोमेटिड्स हो गए, तो ये दो क्रोमेटिड्स अलग अलग उसमें जाएंगी और ये अलग अलग पोल्स पे चली जाती हैं, इसी को हम माइटोसिस कहते हैं, ये डिवीजन। फिर ये बीच में से मध्य में से कट जाएगी कैरियोकाइनेसिस और ये 2 बन जाना, रिजल्ट 2 डिप्लॉयड सेल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स, ये माइटोसिस कहलाता है, सेल डिवीजन। और माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस एग्जैक्ट न्यूक्लियर डिवीजन है। द डीएनए इन द पेरेंट सेल इज कॉपीड exactly and then the cell nucleus divide exactly, so each of the 2 total cells has the same kind and number of genetic base pair arranged in chromosome as the parents, उसी प्रकार से रहते हैं। और ये एक नेसेसरी प्रोसेस है क्योंकि रीच ए सरफेस एरिया, क्योंकि उसका एक when cell reach a surface area to volume ratio that is too small relative to the rate of the diffusion of nutrients and water into the cell and thus the nutritional demands of the cell cannot be met। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई माइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि इसका जिस प्रकार से सेल ग्रोथ करती है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो जो है उस हिसाब से वो बढ़ जाता है और फिर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाने हैं वो जाना रुक जाते हैं, डिफ्यूजन होना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो उन कोशिका को बढ़ाते हैं, उस कोशिका डिवीजन होता है, फिर उसके बाद दोबारा उसमें ग्रो होती है, रेशियो फिर उसमें चेंज होता है। In order to address this, the cell undergoes mitosis to form 2 identical, 2 प्रकार की होंगी, दोनों समान होंगी लेकिन स्मॉलर सेल्स होंगी, which increases the surface area to volume ratio। अब ये अपने सरफेस एरिया को बढ़ाएंगी and thus the rate of diffusion can meet the nutrition demand of the entire cell। तब ये अपना न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये माइटोसिस समसूत्री विभाजन कोशिका करती रहती है और एनिमल की ग्रोथ होती रहती है। अब हम देखते हैं कि द स्टेज ऑफ इंटरफेस एंड सेल डिवीजन क्या क्या स्टेज है। पहले हम सबसे पहले स्टेज आती है सेल ग्रोथ करेगी एंड जीवन फेज, इंटरफेज जीवन फेज, ये इंटरफेज अवस्था है जिसमें सेल ग्रो करती है, सेल धीरे 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 के अपने आप को ग्रो करेगी। जब एक स्टेज पे पहुंच जाएगी तो अब इसके बाद इसके अंदर डीएनए का सिंथेसिस होगा, ये सिंथेसिस फेज कहलाती है। डीएनए का सिंथेसिस होना है तो डीएनए का सिंथेसिस मतलब डुप्लीकेशन होगा, डीएनए बढ़ेगा तो डीएनए के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह बनने हैं वो सब ग्रोथ फेज में बनेंगे, ठीक है, सेल ग्रोथ में। तो जीवन फेज में बने, उसके बाद ये न्यूक्लियर। अब डीएनए का सिंथेसिस हो गया तो अब इस कोशिका को आगे डिवाइड होना है, सबसे पहले डीएनए के लिए, फिर एक और गैप फेज आ जाती है, ग्रोथ फेज आ जाती है। यहाँ आके अब चूंकि सेल डिवाइड होगी तो उसके लिए जितने भी प्रोटीन्स का है, जितने भी साइटोप्लाज्म पदार्थ हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म मटेरियल है, उन सब की अभिवृद्धि होगी इसमें, ये सारा, क्योंकि अब कोशिका डिवाइड होना है, दोनों बराबर बराबर आधा आधा जाना है, इसलिए ये ग्रोथ। तो पहली जीवन फेज
डीएनए सिंथेसिस के लिए मटेरियल के लिए, और G2 फेज इस आगे के डिवीजन के लिए तैयार होने वाली फेज है। तो ये पूरी इंटरफेज है जिसे हम रेस्टिंग फेज नहीं, लेकिन रेस्टिंग फेज नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें तो G1 S और G2 फेज। अब इस G2 फेज के बाद M फेज आती है जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, जिसमें माइटोसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल दो में डिवाइड हो जाएगी, दो डॉटर सेल्स बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ये एम फेज, केवल इतना ही समय एम फेज में लगता है, बाकी का इस फेज में लग जाता है इतना समय। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस, जैसी दो को डॉटर सेल्स बनेगी वो पुनः दोनों डॉटर सेल्स इस जीवन फेज में पहुंच जाएंगे और आगे की डिवाइड के लिए प्रोसेस करेंगे। जब तक ये चेक पॉइंट कोई रेगुलेशन नहीं हुआ तब तक ये डिवीजन चलता रहेगा। माइटोसिस, देखिए माइटोसिस ये साइकिल है कि कोई भी कोशिका, जैसे हमने डिवाइड की दो कोशिका, तो एक कोशिका, दोनों कोशिका सिमिलर होगा कि ये इंटरफेज में गई, इंटरफेज अवस्था है, साइकिल स्टार्ट हो गई इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज अवस्था से इंटरफेज जीवन स्टेज आ गई, जीवन से सिंथेटिक फेज आएगी, गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई, डबल होंगे, गुणसूत्र सिंगल थे ये डबल हो जाएंगे सिंथेसिस। फिर G2 फेज, ठीक है ना। अब ये तैयारी करेगी डिवीजन के लिए, सेंट्रोस वगैरह तरह प्रोफेज फर्स्ट, इंटरफेज G2 आगे, फिर ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आके डिवाइड होकर ये साइटोकाइनेसिस और फिर G0 में चल जाएगी। ये तो सेल इस आगे या सेल इसमें जिसमें डिवीजन नहीं होना वो G0 में सेल चला जाएगा। G0 मतलब आज सेल का डिवीजन नहीं होगा, और जो सेल का डिवीजन होगा वो डिवीजन होता है। ये माइटोटिक सेल डिवीजन है। प्रोफेज बड़ी इंपॉर्टेंट फेज है। इसके माइटोटिक सेल डिवीजन की अवस्थाओं को हम अलग वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे, यहाँ केवल हिस्ट्री और इंट्रोडक्टरी आपको बता रहे हैं। तो इसी प्रोसेस में प्रोफेज जो माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में कि प्रोफेज अवस्था में क्या रहता है कि इस डायग्रामेटिक में कि सेल मेम्ब्रेन रहेगी और ये क्रोमेटिड्स पेयर्स हैं, ये क्रोमेटिड्स हैं दोनों, जिनको क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, दो क्रोमेटिड्स पेयर दोनों के, ये इस तरह के ये अलग अलग होंगे। ये एस्ट्रल बॉन्ड है, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए हैं, और इधर भी एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, स्पिंडल, ये दोनों इनके द्वारा जुड़ेंगे। और ये सेंट्रोसोम से कंटेनिंग सेंट्रियोल पेयर है। द सेंट्रोस दैट डिवाइडेड इन G2 नाउ हैज टू कॉपीज एंड ईच माइग्रेट टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों का जो सेंट्रोमियर्स है बीच में, सेंट्रोमियर विद काइनेटोकोर ऑन आइदर साइड वेयर द स्पिंडल फाइबर विल अटैच। यहाँ स्पिंडल फाइबर इन दोनों से अटैच होंगे और इनको इधर वाला इधर और इधर वाला इधर लेके आएगा। किस प्रकार से ये अलग अलग डिवीजन हो जाएगा। ये एक क्रोमोसोम है जिसके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, 4 क्रोमेटिड्स वाला क्रोमोसोम जो डिवीजन में जाएगा। ये काइनेटोकोर जो बन रहा है जिसमें सेंट्रोमेरिक रीजन है, सेंट्रोमेरिक स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, दैट इज अ काइनेटोकोर। ये स्पिंडल फाइबर से जॉइंट होंगे और ये यहाँ से डिवाइड होकर ये अलग और ये अलग अलग पोल्स पे जाएगा। ये जब किसी भी सेल डिवीजन हम देखते हैं तो ये अवस्था इस तरह से दिखाई देती हैं कि जैसे प्याज की झिल्ली में भी अगर हम देखें तो ये सामान्य अवस्था देखें, एक ही डायग्राम में सारी अवस्था माइटोसिस की दिखाई गई हैं। ये और रिपीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सभी कोशिका एक साथ अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से डिवाइड रहती हैं। ज़्यादातर जैसे ये इंटरफेज अवस्था है, ये कोशिका इंटरफेज अवस्था में है, ठीक है। अब इसका जैसे ही ये प्रारंभ होगा तो ये जैसे ये प्रोफेज अवस्था में, ये प्रोफेज अवस्था में आगे इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से प्रोफेज अवस्था गुणसूत्र वगैरह देखिए। फिर जब ये मेटाप्लेट बना लेते हैं तो ये मेटाफेज अवस्था देखने को मिल जाती है उसी कोशिका में। दूसरी किसी कोशिका में ये एनाफेज अवस्था होगी, ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो एनाफेज अवस्था होगी। एनाफेज के बाद फिर ये टीलोफेज होगी कि दोनों पोल पे गुणसूत्र इकट्ठे हो गए और ये यहाँ से अब ये डिवाइड होगी तो ये दो कोशिका में ये जैसे ये कोशिका दो में डिवाइड हो गई, ये प्रोफेज है तो अलग अलग, इस प्रकार से ये कोशिका दो में डिवाइड हो गई अलग अलग होगी, तो इस प्रकार से ये डिवाइड होंगी। एक ही उसमें अलग अलग समय पे कोशिका लगातार विभाजन चलता रहेगा। ये एक सामान्य तौर पे माइटोसिस के बारे में बताया। डिटेल माइटोसिस का कितना कैसा प्रोसेस है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। ओके, थैंक यू।